सुरक्षा में चूक कैसे हुई? धर्म देख के गोली मारी। आतंकवादी पहलगाम तक कैसे पहुंच गए हथियार लेके? धर्म देख के गोली मारी। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद क्यों नहीं थी? धर्म देख के गोली मारी। 2016 से आज 2025 आ गया, आतंकवाद की कमर टूटनी होती तो पुलवामा क्यों हुआ होता? आज ये पहलगाम का हमला क्यों हुआ था? ये मीडिया जी है और ये हमारा जो बीजेपी आईटी सेल है, ये पाकिस्तानी आतंकवादियों के ट्रैप में फंस गया। अरे कलमा सीखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें देशभक्ति सीखने की जरूरत है। अभी अप्रैल में कांड हुआ है और सितंबर या अक्टूबर में बिहार के चुनाव आने वाले हैं, तो क्यों ना जोड़ें इस चीज़ को। 11 साल से जो है मौजूद हैं ये सत्ता में, आज तक एक भी कश्मीरी की घर वापसी कराई है। जब आप इस पानी को लगातार रोक लोगे तो वहाँ पे जो बांध हैं उनकी पारिस्थितिक संतुलन गड़बड़ा जाएगा, लैंडस्लाइड होनी शुरू हो जाएंगी, भूस्खलन शुरू हो जाएंगे, भूकंप आने शुरू हो जाएंगे। एक जवान मरने का मतलब होता है कम से कम 1000 व्यक्तियों की मौत। आर्थिक आतंकवाद है, मानसिक आतंकवाद है, शारीरिक आतंकवाद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो घटना हुई उसको लेकर पूरे देश में दुख और गुस्सा दोनों ही है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जो है सऊदी अरब से अपना दौरा छोड़कर आए और लगातार कड़े एक्शन की बात की जा रही है, जिस प्रकार से 26 लोगों की मौत हुई और सवाल कई हैं। एक तो यह कि आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को गोली मारी और दूसरा कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक। ये सब कुछ है। हमारे साथ हैं शर्मा जी इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। शर्मा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है नेशनल दस्तक। धन्यवाद सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से ये खबर आ रही है कि किस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम को अलग किया गया, पूछा गया, उनसे धर्म पूछा गया, कलमा पढ़ने को कहा गया, उसके बाद गोली मारी जा रही है। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहूँगा। मैं उनके दुख में शामिल हूँ, उनके गम में शामिल हूँ। मेरे लायक अगर पीड़ित परिवारों को कोई भी किसी भी किस्म की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा उनके लिए हाजिर हूँ, 24 घंटे हाजिर हूँ, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ की बात आती है कि धर्म पूछ के आज जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, मीडिया में तमाम सवाल उठ रहे हैं, बार बार यही सवाल उठ रहा है कि धर्म पूछ के गोली मारी, धर्म पूछ के गोली मारी। आतंकवादी जो आए थे वो यही मकसद से आए थे, उनका मकसद ही सिर्फ एक ये था। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आतंकवादियों ने जो गोली मार के तो सर 27 लोगों को मारा है, लेकिन उन्होंने अपनी बोली से लाखों लोगों को मार दिया है। आज पूरे देश में सारी बातें अनुत्तरित हो गई हैं। सुरक्षा में चूक कैसे हुई? धर्म देख के गोली मारी। आतंकवादी पहलगाम तक कैसे पहुँच गए हथियार लेके? धर्म देख के गोली मारी। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद क्यों नहीं थी? धर्म देख के गोली मारी। तमाम सवालों का अनुत्तरित जवाब सिर्फ एक ही है, धर्म देख के गोली मारी। अब मैं थोड़े से लोगों की याददाश्त जरा मजबूत करना चाहता हूं, जो आज लोगों इस बात को कह रहे हैं कि हर मुस्लिम वाली जो इसको एंगल से जोड़ा जा रहा है लगातार कि हाँ जी, ये मुस्लिम एंगल जो जोड़ा जा रहा है इसमें कि हर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों होता है। तो थोड़े से आतंकवादियों के नाम गिनाना चाहता हूँ, जरा मैं लोगों से और जनता से पूछना चाहूँगा। हाँ, जरा बताइए उसके बारे में। वेलुपिल्ले प्रभाकरन लिट्टे, सर्वाधिक बड़ा ग्रुप, पूरे विश्व का सर्वाधिक बड़ा ग्रुप, उसका जो हेड था वेलुपिल्ले प्रभाकरन, क्या वो मुसलमान था? आतंकवादी था ना? वी प्रभाकरन आतंकवादी ही ना था? वीरप्पन, हमारे 4 स्टेट में जो आतंक बचाने वाला, सैकड़ों बेगुनाहों को मौत के घाट उतारने वाला, हजारों बेजुबान जानवरों को काट के डालने वाला, हाथीदांत का व्यापार करता था, क्या वो मुसलमान था? श्रीमती इंदिरा गांधी जी को मारने वाले क्या मुसलमान थे? श्री राजीव गांधी को मारने वाली नलिनी क्या मुसलमान थी? छोटा राजन आज मकोका के अंदर, पोटा के अंदर और यूपीए का सामना कर रहा है, क्या वो मुसलमान है? अयोध्या में बम की धमकी दे के उड़ाने वाले कि राम मंदिर को उड़ा देंगे और साथ में योगी जी को भी उड़ा देंगे, नाम बदल के धमकी देने वाले कौन लोग थे? तीनों के तीनों हिंदू थे या नहीं थे? तो आतंकवाद की वही वाली बात परिभाषित होती है कि नहीं, आतंकवाद का वास्तव में कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी होते। आतंकवाद का मतलब क्या होता है? लोग आतंकवाद को जोड़ते हैं कि हाँ जी, कोई आया बम ब्लास्ट करा तो इसे आतंकवाद माना जाएगा। भाई साहब, आतंकवाद का मतलब है आतंक फैलाना, लोगों के मन में डर पैदा करना। तो लोगों के मन में डर तो इन सब लोगों ने भी पैदा करा। क्या जो आज ये जिसने अभी थोड़े दिन पहले सलमान खान को जो धमकी दी थी, वो कौन है? लॉरेंस बिश्नोई, क्या ये आतंकवादी नहीं है? क्या ये आतंकवादी नहीं है? धमकी देना, लोगों में आतंक फैलाना आतंक का ही तो काम है। आर्थिक आतंकवाद है, मानसिक आतंकवाद है, शारीरिक आतंकवाद है। अब आर्थिक आतंकवाद की बात करें तो ये विजय माल्या, मेहुल चौकसी और ये नीरव मोदी जैसे तमाम भगोड़े जो है हमारा हजारों करोड़ रुपए लेके भाग गए, क्या ये आर्थिक आतंकवाद नहीं है? लोगों पे गोलियां चलाई गई, धर्म की बात जो की जा रही है, और जो मतलब एक मीडिया भी चला रखी, किस प्रकार से जात नहीं पूछा गया, धर्म पूछा गया। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही तो चीज़ है, यही उन लोगों का नैरेटिव था। मैं सर आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आतंकवादियों का जो नैरेटिव था वो यही था। जब उन्होंने देखा कि हमारे हिंदुस्तान में लगातार हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, हमारे प्रधानमंत्री ही इस बात को कह रहे हैं कि अरे तुम तो पंचर पुत्र हो। प्रधानमंत्री तो कड़े एक्शन की बात कर रहे हैं। सर, कड़ा एक्शन तो उन्होंने बाद में बात करी ना, जब 27 लोगों की जान चलेगी, सांप निकल गया, अब आप लकीर पीटते रहिए, अब क्या बात होगी? प्रधानमंत्री जब हमारे कहते हैं तुम तो पंचर पुत्र हो, और जब हमारे योगी जी, माननीय योगी जी, जिनके बड़ी सुशासन की तारीफें करी जाती, उन्होंने क्या बात करी थी? अगर सड़कों पे नमाज पढ़ी तो तुम्हारे डीएल रद्द कर दिए जाएंगे, तुम्हारे पासपोर्ट रद्द कर दिए। जब आतंकवादियों ने देख लिया कि यहाँ पे तो हमारे लिए अनुकूल माहौल तैयार हो चुका है, हम मुसलमानों में और हिंदुओं में विभेद पैदा करने के लिए सिर्फ उन्होंने एक लाइन बोली, तुम्हारा धर्म क्या है? और आज तमाम मीडिया इसी बात को लेकर चल रहा है कि तुम्हारा धर्म क्या है। और इस बात की आप मान की अब शुरुआत भी हो गई है, इसके रुझान आने शुरू हो गए। आगरा में भी एक व्यक्ति ने मारा है,
3 व्यक्तियों ने मिलकर एक मुसलमान को मारा कि तुम्हारी ऐसी की तैसी। दूसरी वीडियो आ रही है, आज आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, अगर नहीं देखा तो मैं चलाऊंगा अगर आपकी आज्ञा हो तो। उसमें एक मंदिर पे जो है पुताई करने वाला मुसलमान है, उससे पूछा तू तो मुसलमान है, तू हट यहाँ से। साहब मेरा क्या कसूर है, धर्म पूछ के आतंक गोली मारते हो मैं, तू मुसलमान है, अब तू यहाँ पे इस मंदिर पे पुताई नहीं करेगा, तू निकल यहाँ से। सर मेरा इसमें क्या कसूर है, मैं थोड़ी था बॉर्डर पे। नहीं, मुसलमान तो मुसलमान ही होते, आतंकी होते हैं। जो वो साबित करना चाहते थे, इस देश में विभेद पैदा करना चाहते थे हिंदू और मुस्लिम के बीच में, वो इसमें सफल हो गए। इसीलिए मैं इस बात को बार बार बल दे रहा हूँ कि गोली से तो उन्होंने 27 लोगों को मारा। कांग्रेस जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करती है कांग्रेस हमेशा, बीजेपी ये भी कह रही है। देखिए मुस्लिम तुष्टीकरण की बात होती है, मैं आपको एक बात बोलूं, एक बीमारी होती है, बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, उसमें आदमी को ना खड़े चैन होता है ना बैठे चैन होता है। एक तरफ ये कहते हैं कि जी कांग्रेस के राज में मुस्लिमों की हालत बड़ी खराब थी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है जी तमाम मुस्लिम, अधिकांश मुस्लिम पढ़े लिखे नहीं हैं और आज भी वो पंचर बनाते हैं। और दूसरी तरफ जब हम उन्हें याद दिलाते हैं कि हमने डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद को राष्ट्रपति बनाया, डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनाया, डॉक्टर अहमद हिदायतुल्लाह को राष्ट्रपति बनाया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को हमने शिक्षा मंत्री बनाया, अनवरा तैमूर हमारी आसाम में मुख्यमंत्री रही हैं, बिहार का मुख्यमंत्री हमारा मुसलमान था, तब ये तुष्टीकरण की बात करनी शुरू कर देंगे। आप तो तुष्टीकरण करते थे भाई, चाहते क्या हो। इसीलिए मैंने इस बीमारी का हवाला दिया। इस बीमारी के जो मरीज होते हैं उन्हें ना खड़े चैन होता है ना बैठे चैन होता है। लोग समझ जाएंगे मैं किस बीमारी की बात कर रहा हूँ। सर 19 तारीख को प्रधानमंत्री जाने वाले थे, जी दौरा रद्द हुआ था, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? वजह आप सब समझ जा रहे हैं, सब समझ सकते हैं कि 19 तारीख को वो जाने वाले थे। कहीं ना कहीं से कोई इंटेल मिला होगा, कोई आईबी इनपुट मिला होगा, कोई खुफिया अलर्ट मिला होगा कि वहाँ कुछ ना कुछ हरकत हो सकती है। और ये अटकलें तमाम इससे पहले भी सोशल मीडिया पे आपने देखा था चल रही थी कि राष्ट्रपति महोदय से जाके मिले हैं और गृह मंत्री जाके उनसे मिल रहे हैं, लगता है कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला, और वो बड़ा इसका हो गया। अब कहीं ना कहीं तो कोई इंटेल होगा ना, कोई इनपुट होगा, खुफिया इनपुट होगा, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री ने अपना दौरा बीच में रद्द करा और कैंसिल करा। वरना प्रधानमंत्री अपना कोई दौरा छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। उन्होंने दौरा छोड़ा तो कौन सा, कानपुर का दौरा छोड़ा, लेकिन वो उन्होंने बिहार में जाके हरी झंडी दिखाने वाला दौरा नहीं छोड़ा। चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई सर, चिता की आग ठंडी भी नहीं है, और वो जाके वो उद्घाटन समारोह आयोजित कर रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं नीतीश जी के साथ बैठ के। कैसी संवेदनहीनता है साहब। वहाँ से कड़ा जवाब भी दिया है, वहाँ से कड़ा जवाब है। प्रधानमंत्री रात को 8 बजे आया, टीवी पे नमूदार होते हैं, 8 बजे घोषणा करते हैं आज से 500 का और 1000 का नोट बंद। और इसलिए बंद करना हूँ क्योंकि ताकि इससे आतंकवाद की कमर टूट जाए। 2016 से आज 2025 आ गया, आतंकवाद की कमर टूटनी होती तो पुलवामा क्यों हुआ होता, आज ये पहलगाम का हमला क्यों हुआ था। और आपको बताऊं आंकड़ों के हिसाब से 2016 से 2025 तक 3000 आतंकी हमले हो चुके हैं अब तक, छोटे बड़े मिला के, जिसमें करीब करीब 1900 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 1075 सिविलियन हैं और करीब 750 से 800 के आसपास जो हैं वो फौजी हैं। कैसा आतंकवाद पे नकेल लगाई सर आपने, कैसे सुरक्षित हाथों में फिर आप। एक सवाल ये भी कैसे जोड़ दिया जाता है इसे बिहार? दर देखिए, जब भी ये ऐसी हरकतें होती हैं, आप ये याद रखिए, जब भी ऐसी हरकतें, 2019 में पुलवामा कांड हुआ था, फरवरी में कांड हुआ, मई में चुनाव आहूत थे, 3 ही महीने का तो गैप था। अभी अप्रैल में कांड हुआ है और सितंबर या अक्टूबर में बिहार के चुनाव आने वाले हैं। तो क्यों ना जोड़ें इस चीज़ को, क्यों ना जोड़ें सर इस चीज़ को, क्यों उनकी मंशा पे सवाल ना उठाए कि प्रधानमंत्री की बात बार बार करी जा रही है। प्रधानमंत्री अपना दौरा बीच में छोड़ के वापस आ गए यूएई का, और वो साथ में प्रचारित करा जा रहा है कि वो पाकिस्तान का एयर जो कॉरिडोर है उसका इस्तेमाल करके नहीं आए, दूसरी तरफ से घूम के आए। तो साहब हमारे एलओपी राहुल गांधी जी भी तो वापस आए, वो भी तो अपना दौरा बीच में छोड़ के वापस आए, उनकी बातों को क्यों नहीं तवज्जो दी जा रही? उन्होंने भी तो अपना दौरा बीच में छोड़ा, नहीं छोड़ा। एक तरफ हमारे गृह मंत्री साहब जा रहे हैं, मृतकों को श्रद्धांजलि दे रहे और उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। आज तक मैं सारी जनता से सवाल करना चाहूँगा, किसी के घर में जरूर कहीं ना कहीं, हर एक के घर में मौत हुई होगी, अड़ोस पड़ोस में मौत हुई होगी, क्या कभी भी रेड कारपेट बिछाया गए हैं कि कोई हमारे पास आएगा और रेड कारपेट बिछा के उसका स्वागत कराया गया जिस पे चल के श्रद्धांजलि दी जाए? कभी आज तक आपने देखा ऐसा देखा है? संविधान की प्रकाष्ठा है नहीं उपस्थिति वहाँ पर 2000 लोग थे, और सुरक्षा के नाम पे जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो उसमें जो विक्टिम है एक बच्चा है, वो कह रहा है ट्विटर पे, आपने जी हाँ बिल्कुल सर, सब सारी चीजों से अवेयर हूँ मैं। पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी वहाँ नहीं था, सरकार तो लगभग सोच ही गई है। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? सब देखिए अब कितना संवेदनशील इलाका, और वहाँ पे 2000 जो पर्यटक पहुँचे हुए हैं, और सब जानते हैं कि अभी भी मामला कितना वहाँ पे संवेदनशील है, और उसके बावजूद भी क्या है, वहाँ पे एक भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं। 20 मिनट तक गोलियाँ चलती रही, काउंटर करने के लिए कोई मौजूद नहीं था। 1.5 घंटे बाद जाके वहाँ पे पुलिस वाले पहुँचते हैं। 1.5 घंटे तक एक वो जान गई है, उसने यही तो बात करी कि 1.5 घंटे तक मैं अपने पति के शव को लिए बैठी रही, अगर उसे तत्काल इलाज मिल जाता तो शायद आज ये बच जाते, लेकिन वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं था। और वो एरिया ऐसा है कि जहाँ पे कोई पहुँच नहीं सकता, आसानी से नहीं पहुँच सकता, सिर्फ पैदल जाया जा सकता है, घोड़ों खच्चर पे जाया जा सकता है, गाड़ियाँ वहाँ जा नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात इसमें गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने पिस्टल से नहीं मारा, उन्होंने चाकू से नहीं मारा, उन्होंने कम से कम 4-4 फुट लंबी AK-47 से गोलियाँ चलाई हैं। AK-47 कहाँ छुपा के लेके आए, कैसे छुपा के लेके आए? क्या तमाम जगहों पर जो भी चेक पोस्ट थी किसी ने कोई नहीं देखा? उनको 4-4 फुट की राइफलें नजर नहीं आई कहीं भी, किसी व्यक्ति को, किसी भी सुरक्षाकर्मी को? आराम से आते हैं, मार के और वापस भी चले जाते हैं। जबकि उस कश्मीर में जगह जगह चेक पोस्ट लगी हुई हैं, जगह जगह चेकिंगें होती हैं, लेकिन एक 5-5 फुट की राइफलें, 4-4 फुट की राइफल लेके बंदे घुस जाते हैं, मार के और निकल जाते हैं साहब। और उसके बाद एक ही चीज़ प्रचारित करी जा रही है,
धर्म पूछ के गोली मारी, धर्म पूछ के गोली मारी, धर्म वो चाहते यही थे, ये भी विद्वेष तो फैलाना आज चाहते थे। कांग्रेस अपने समय के आतंकवादी घटनाएं देख ले, जी। फिर जो है बीजेपी से सवाल करे कि पहले किस प्रकार से 90 के दौरान जो है कश्मीर में क्या क्या होता था, बिल्कुल जी। और आज की स्थिति क्या है। देखिए जी, 90 के दौरान कश्मीर में किसकी सरकार थी? तमाम लोगों में ये गफलत फैली हुई है कि 90 के दौरान जो है, 90 के दशक में और सन 90 में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन मैं आपको सबको साफ करना चाहता हूं कि 89 से वीपी सरकार बनी थी, वीपी सिंह सरकार, और बीजेपी के 72 सांसदों के भरोसे वो सरकार चल रही थी। जब 10 अक्टूबर 1990 को मस्जिदों से ऐलान चला गया था कि पंडितों घाटी छोड़ दो, जब वो ऐलान हुआ तो उस टाइम उन्होंने ना समर्थन वापस लिया बीजेपी वालों ने, और ना उन्होंने कोई इस पर एक्शन लिया। राज्यपाल उस वक्त वो कौन थे? जगमोहन साहब। कौन थे? बीजेपी से थे, उपाध्यक्ष हुआ करते थे उस टाइम में, और वहाँ के राज्यपाल ही संभाल रहे थे। कौन थे? क्यों वापस नहीं लिया? वो चाहते थे, उन्हें पता था कि ये खिचड़ी आगे पक्के चलेगी। इसी बात पर कश्मीरी हिंदुओं की अगर आपने बात करी, पिछले 11 साल से जो है मौजूद हैं ये सत्ता में, आज तक एक भी कश्मीरी की घर वापसी कराई है? एक वो आया था बीच में, एक फिल्म मेकर अग्निहोत्री, 400 करोड़ रुपए कमा के चला गया कश्मीर फाइल के नाम पे, और उसके बाद अपने घर ला के मौज में बैठ गया। उस 400 करोड़ में से उसने 4 रुपए भी कश्मीरियों के लिए खर्च करे? नहीं करे। इन्हें सिर्फ भावनाएं भुनाने आते हैं। सर, जो एक्शन लिए जा रहे जी। हैं, पाकिस्तान नागरिकों को योगी जी ने भेज दिया है, जी, जी। और तमाम लोगों को भेजा जा रहा है, और 3-4 एक्शन लिए गए। बिल्कुल जी। तो कैसे देखते हैं? कड़ा देखिए, एक्शन है? ये कड़े एक्शन में ये सबसे पहले उन्होंने कहा हम सिंधु समझौता रद्द कर देंगे। आपको गौर करना चाहिए, सिंधु समझौता रद्द कर देंगे। आपको मालूम है सिंधु समझौते के तहत 80% पानी जो है वो तो जाता है पाकिस्तान में, 20% पानी आता है हमारे भारत में। क्या वहाँ पे बांधों की इतनी ऊंचाई है कि सारा पानी आप रोक सकोगे? सबसे पहला जनता को बरगलाने का सबसे बढ़िया तरीका, हम पानी रोक देंगे, जनता खुश है, हाँ बूंद बूंद पानी को पाकिस्तान तरस जाएगा, बूंद बूंद पानी को पाकिस्तान तरस। अरे भैया, वो सिंधु नदी है, उसका ये नहीं कि एक नाव आपने घुमाई, टोटी घुमाई और पानी बंद हो जाएगा। जब आप उस पानी को रोकोगे, उसको पानी को रोकने के लिए आपके पास बांध होने चाहिए। क्या वो बांध वहाँ पे मौजूद हैं? नहीं है। कितनी देर तक आप उस पानी को रोक लोगे? कब तक आप उस पानी को रोक लोगे? कैसे आप उसे डाइवर्ट करोगे? क्या वो आप इंटरकनेक्टिविटी कैनाल बनी हुई है कि उधर से वो पानी आएगा और इधर से आप उसे बहा देंगे दूसरे नाले में? नहीं है। और दूसरी बात, जब आप इस पानी को लगातार रोक लोगे तो वहाँ पे जो बांध हैं उनकी पारिस्थितिक संतुलन गड़बड़ा जाएगा, लैंडस्लाइड होनी शुरू हो जाएंगी, भूस्खलन शुरू हो जाएंगे, भूकंप आने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद जब वो पानी रोके नहीं रुकेगा, अल्टीमेटली आपको बैराज के गेट खोलने पड़ेंगे। तो उसके बाद हासिल क्या होगा? हमारा सारा हिमाचल बाढ़ में डूबेगा, पंजाब बाढ़ में डूबेगा, हरियाणा बाढ़ में डूबेगा, और दिल्ली मात्र 9 लाख क्यूसेक फुट पानी छोड़ा जाता है हथनीकुंड से, और दिल्ली में बाढ़ आ जाती है। और वहाँ तो सर करोड़ों क्यूसेक फुट पानी है। बिरयानी खिलाने वाली सरकार नहीं है जो जी, जी। कांग्रेस में जो बिरयानी खिलाई जाती है, जो बिल्कुल, सरकार बिल्कुल। लगातार कड़े एक्शन लेगी। हाँ जी, अब कड़े और एक्शन भी लेगी। एक्शन लिए जाएंगे। बिरयानी की बात करें तो आपने बिरयानी से याद दिला दिया। 2015 में 15 दिसंबर 2015 को हमारे माननीय मोदी जी बिरयानी खाने गए थे या नहीं गए थे पाकिस्तान? क्या करने गए थे वो? 15 दिसंबर को नवाज शरीफ का जन्मदिन था, उसकी माँ के लिए शॉल लेके गए थे, यहाँ से फल लेके गए थे, और बिना बुलाए गए थे। सबसे बड़ी बात, बिना बुलाए गए थे। और उसकी परिणति क्या मिली? रिटर्न गिफ्ट में हमें पता है क्या मिला था? 2 जनवरी को हमारे यहाँ पठानकोट में हमला हो गया था। 2 और 6 जनवरी को, 4 दिन बाद 2 हमले हुए थे पठानकोट में। और उस पठानकोट के हमले की जांच भी किसे सौंपी गई? जो उसका सूत्रधार था, आईएसआई जो सूत्रधार थी, उसी को हमले की जांच सौंपी गई। कितना बढ़िया बर्थडे बना के आए थे ना, कितना शानदार रिटर्न गिफ्ट लेके आए कि 15 दिसंबर को जा रहे हैं, सिर्फ 2 पखवाड़े बीतते हैं, सिर्फ 15 दिन बीतते हैं, और 2 जनवरी को वहाँ पे हमारे पठानकोट के एयरबेस पे हमला हो जाता है। कितनी शानदार बात कहते हैं, बिरयानी आप खाने जा रहे हो, हम खाने जा रहे हैं। बिना बुलाए आप जा रहे थे, हम गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बिना बुलाए लाहौर गए थे या नहीं गए थे? और इन बीजेपी की बात करें अगर ये पाकिस्तान प्रेम की, तो इनके सबसे बड़े कर्ता धर्ता जो बीजेपी के जनक है आडवाणी साहब, जिन्ना की मजार पे माथा टेकने गए थे या नहीं थे? जिन्ना को हमारे देश के विभाजन का जिम्मेदार माना जाता है। देश के विभाजन के जिम्मेदार व्यक्ति की मजार पे जाके माथा टेकना कौन सी देशभक्ति है साहब? इस बारे में सारे मौन हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते। तब इनके मुंह सिल जाते हैं, तभी इनके पास कोई जवाब क्यों नहीं होता? सिर्फ हवाई बातें हैं। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा की कांग्रेस को बस मौका मिल गया राजनीति करने का, अभी देश पे संकट आया है तो एक साथ खड़े होने का बिल्कुल है, एक साथ खड़े होने का। कल आपने CWC की बैठक देखी है, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने साफ बोला है, हम आपके साथ हैं, एक्शन लीजिए, हम आपके साथ हैं। तमाम लोग आपके साथ हैं, बीवी शर्मा आपके साथ है, तमाम लोग आपके साथ हैं, तन मन धन से सब आपके साथ हैं। एक्शन लीजिए, कड़ा एक्शन लीजिए, लेकिन उसे राजनीति में मत बदलिए, उस आपदा को अवसर मत बनाइए। आपने पहले भी एक्शन लिया था, तमाम देश आपके साथ खड़ा हुआ था। और इस देश की खासियत है, इस देश की खासियत है, जब जब देश पे आँच आती है, यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारी चीज़ें भूल के सबसे पहले देश के बारे में सोचते हैं। यहाँ जाति के बारे में, प्रथा के बारे में, पंथ के बारे में कोई नहीं सोचता। सबको देश की, आज देश में दिल्ली में बंद का आह्वान करा गया ना, सारी तमाम मार्केटें बंद है, तमाम मार्केट, छोटे से पटरी वाले से लेकर बड़े होलसेलर तक ने बंद कर रखी है। कलमा टेस्ट हुआ है। नहीं, ये तो वही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये मीडिया जी है और ये हमारा जो बीजेपी IT सेल है, ये पाकिस्तानी आतंकवादियों के ट्रैप में फंस गया, ये उनके जाल में फंस गया। मैं बार बार इस बात पे गौर कर रहा हूँ, इस बात पे कि वो गोली से तो 27 लोगों को मार के गए हैं, लेकिन अपनी बोली से उन्होंने लाखों लोगों को आज मार दिया है। आज तमाम जो है देश के हिंदू
और वो मुसलमानों के बीच में खाई जितनी थी उसे और चौड़ा करके चले गए कि देख लो अब लगातार ये फैलाया जा रहा है, देख लिया हिंदू पूछ, अगर तुम हिंदू होते हो तमाम तरह से आज तंज कैसे जा रहे हैं कि मैं कलमा सीख लूँ, जैसे वो निशिकांत दुबे जो भी SY कुरैशी साहब को मुस्लिम आयुक्त बता रहे थे, आज वो उन्होंने अपनी ट्विटर पर ट्वीट करा है कलमा लिखते हुए कि कलमा सीख लूँ, क्या पता आप कब इसकी जरूरत पड़ जाए। अरे कलमा सीखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें देशभक्ति सीखने की जरूरत है। पुरुषों को क्यों मारा गया, महिलाओं को क्यों नहीं मारा गया अगर हिंदू हाँ जी, जाते थे? बिल्कुल वो मार सकते थे, लेकिन उन्हें अपना नैरेटिव फैलाना था ना सर। नैरेटिव वो जो फैला के चले गए, लोगों के दिमाग में जो भर के चले गए। तमाम मीडिया चैनल में बार बार आप लोगों की भी आलोचना करूंगा, सिर्फ एक ही बात पूछ रहे हैं, चूक कैसे हुई इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा, हथियार लेके वहाँ अंदर कैसे घुसे कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन तमाम सारे का सारा मीडिया एक ही लाइन पर केंद्रित है कि धर्म पूछ के गोली मारी गई, और वो लोग वो चाहते थे, उनके ट्रैप में आज हम फंस गए हैं। उस ट्रैप से निकलने के लिए कोई बात नहीं कर रहा। अगर शर्मा जी बात कर रहे हैं तो तमाम कमेंट्स में मुझे देशद्रोही ठहराया जा रहा है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप उनके जाल में फंसे या नहीं फंसे? वो चाहते ये थे कि हिंदू मुस्लिम में विभेद बढ़े। सर आतंक का मतलब वही है, जिसने किसी को मारा, जिसने आतंक फैलाया, सब आतंकवादी है, और वास्तव में आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं इस बात को फिर से रिपीट करूंगा, बेशक लोग मेरी बात से सहमत हों या ना हो। बिल्कुल इस देश में आए दिन जाति के नाम पे भी लोगों को मारा जाता है, तो जी जी, जो नैरेटिव है कि धर्म जाति नहीं जो है धर्म पूछा गया, धर्म पूछा गया। हाँ, बिल्कुल जी, ये एक सवाल है अपने आप में। हाँ ये जाता सवाल इसमें अपने आप में है कि आज भी आप 75 साल हो गए देश को लोकतंत्र बने हुए, 1950 में लोकतंत्र स्थापित हुआ था, और उसके बावजूद भी आज जाति प्रथा जो है इतनी जड़ पकड़ के गई है, तो उसके परिणति कहाँ मिलती है? जब पता चलता है कि आपको मध्य प्रदेश में एक दलित के सर के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, जब दलित को घोड़े से चढ़ने से उतार दिया जाता है और उसे गोली मार दी जाती है दलित को, तब उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जब एक दलित अपनी मूंछों पे अगर ऐठन दे देता है तो उसे गोली मार दी जाती है, तब उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और लगातार आज भी उस दलित जो व्यक्ति हैं उनकी जाति को गाली के तौर पे इस्तेमाल करा जाता है। इन चीज़ों से बचने के लिए, इन चीज़ों से ऊपर उठाने के लिए राहुल गांधी जी ने बोला था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो अल्टीमेटली बीजेपी ने आज उस चीज़ पे प्रहार कर दिया कि देख लिया जाति जाति करते हो, इन्होंने तो धर्म पूछ के मारा है। ये भी तो बन जाएगा कि जब राष्ट्र की बात आई तब लोग जाति की बात कर रहे थे। जी जी, किसी ने नहीं करी इस टाइम, किसी ने बात नहीं करी। बिल्कुल मैं आपको फिर याद दिला रहा हूँ, कल CWC की बैठक हुई है, खड़गे जी का एक ही बयान था, राहुल जी का एक ही बयान था, मोदी जी आप तगड़ा एक्शन लीजिए, हम सब आपके साथ है, तमाम विपक्ष आपके साथ है इस मसले पर, लेकिन इस मसले को हम राजनीति का रूप मत दीजिए। लेकिन उन्होंने वही काम करा, कश्मीर नहीं गए, पीड़ितों से मिलने नहीं गए, लेकिन वो अपनी हरी झंडी दिखाने बिहार पहुँच गए। क्या इसका मैसेज जाता है सर? धमकी दे रहा परमाणु बम का, कैसे देखते हैं इसको? अरे सर ये तो धमकी कुछ नहीं है, गीदड़ भपकी हैं। आपने देखा होगा भी, आपको यहाँ पे भी बंदर मिल जाएंगे थोड़े से, बंदर एकदम से आपको देखकर यूं यूं करेगा और आपने पलट के हू करा ना, भागता नजर आएगा। ये बंदर घुड़की है, परमाणु बम चलाना क्या इतना आसान काम है क्या? ये भी चलाया जा रहा है कि पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है, बिल्कुल घुटनों पे आ गया है, बहुत सारी चीजें खबर मीडिया में चल रही है। नहीं वो खबरें अच्छी बात है, मीडिया में चलनी है, लोगों का मनोबल बढ़ेगा, अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में आप उसे हकीकत में पहुंचाइए। आप हकीकत करिए, पाकिस्तान तो थर-थर कांपा था 2016 में भी, जब आपने नोटबंदी करके आतंकवाद की कमर तोड़ दी थी। पाकिस्तान तो थर-थर कांपा था 2019 में भी, जब पुलवामा अटैक हुआ था। फिर उसकी दोबारा से पलट के इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि फिर वो ऐसी हरकतों को अंजाम दे जाता है? 2019 में भी हमारे 44 जवान मरे थे। एक जवान मरने का मतलब होता है कम से कम 1000 व्यक्तियों की मौत। हमारे देश की आबादी करीब 140 करोड़ है और हमारा जो सैन्य बल है लगभग 15 लाख का है, टोटल सैन्य बल मिला के। अगर आप एवरेज निकालें तो प्रत्येक एक व्यक्ति पे एक जवान होता है, तो अगर एक जवान मारा जाता तो इसका मतलब 1000 लोग मारे गए। अगर 40 जवान मारे गए तो इसका मतलब 40,000 लोग मारे गए। तो 2019 के बाद भी आपने कड़े कदम उठाए थे, तो उसका असर क्या हुआ? आज 2025 में हम फिर उसी की परिणति देख रहे हैं, फिर उसके बाद उसे वही हम चीज़ देख रहे हैं। जी आज तक रिपोर्ट नहीं है। चलिए तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे शर्मा जी, और जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो ये देश पे हमला हुआ है इसको एक नैरेटिव से देखने की ज़रूरत नहीं है। और आज जो है कांग्रेस ने एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया है, जो देश पे जो हमला है, पूरा देश कड़ी निंदा करता है इस हमले की, और लगातार देश में रोष और गुस्सा और साथ ही साथ दुख कि जो लोग मारे गए हैं उनका क्या कसूर था, आखिर कड़ी कार्रवाई कब होगी। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।